बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीटीआई को एक और धचका, तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में सफाया हो गया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। 2 मुस्ताफी अरकान की छुट्टी हो गई है और दरख्वास्त के बायस वो बच गए हैं। पीटीआई के 20 बाकी अरकान ऐवान का हिस्सा हैं। 4 इस्तीफे दिए बगैर ही गैर हाजिर हैं। पीटीआई के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया जा चुका है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन भेज दिए हैं। स्पीकर ने 4 मराहल में इस्तीफे मंजूर किए हैं। पहले मरहले में 10 अरकान, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। चौथे मरहले में आज इलेक्शन कमीशन ने मजीद 43 इस्तीफे मंजूर किए हैं। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई अरकान 45 इस्तीफों के मंजूर किए गए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टिक्का खान सानी, अब तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में मिल रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी अगर हम देखें तो पीटीआई की जानिब से तो पूरा जोर लगाया गया कि इस्तीफ़ों को मंजूर ना किया जाए, लेकिन आज सुबह ये बड़ी खबर आ गई। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने तो तमाम हरबे इस्तेमाल किए। कल जो है ऑफिस टाइम से पहले ही ईमेल की, व्हाट्सएप की, इसके साथ साथ दीगर ज़राए से दरख्वास्तें पहुँचाई गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की और उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपकी दरख्वास्त को कंसिडर किया जाएगा। ताहम आज स्पीकर कौमी असम्बली ने दोबारा फिर तमाम जो 43 MNAs हैं उनकी दरख्वास्तें जो है इस्तीफ़े की वो मंजूर कर ली हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है ताकि डी नोटिफाई किया जाए। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स और कवानीन के मुताबिक इसको डी नोटिफाई करेगा, चूँकि एक दरख्वास्त भी जा चुकी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन सिर्फ 2 उन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जब ये वफ़द की सूरत में मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के लोग गए थे तो उन्हें आगाह किया था कि हम सबके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों की छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रखी है और कुछ बैरून मुल्क है। ताहम आज बाकायदा तौर पर यह सूरत हाल सामने आई है। हमारे ज़राए के मुताबिक कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के अरकान को बुलाया गया, तस्दीक के लिए बुलाया गया, उनको तहरीरी तौर पर आगाह किया गया और जब वफूद की सूरत में आए तो उन्हें बाकायदा तौर पे कहा गया कि आके तस्दीक करवाएं। तब तो तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो फोर्स कर रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। तो ये तमाम 123 अरकान के इस्तीफ़े अब तक मंजूर हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं अब उनमें सिर्फ नाराज़ MNAs जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे या जिन 2 अरकान ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी उस तरह से कौमी असम्बली में नहीं रही और यकीनन आज आप बता रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौमी असेंबली में उस तरीके से नहीं रही है जिस तरह से वो पहले बहाल थी। पहले इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जोर लगाया जा रहा था, अब इस्तीफ़े ना मंजूर करने पर जोर लगाया जा रहा है। हमारे साथ ये रहिएगा। हमारे इस मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब और इसके साथ साथ माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब से भी बात करेंगे। पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया समय को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि अब पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों की आईनी हैसियत क्या रह गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 64 के तहत जो ही कौमी असम्बली की स्पीकर की तरफ से इस्तीफे आते हैं या सूबाई असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की तरफ से, तो फौरी तौर पर उनको मंजूर करना, डी नोटिफाई करना, मंजूर तो उन्हें कर दिए स्पीकर साहब ने, लेकिन डी नोटिफाई करने के इख्तियार जो हैं वो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास है और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फौरी तौर पर उनको डी नोटिफाई करना पड़ता है। अब ये जो बाकी तहरीक इंसाफ के जो लीगल एडवाइजर हैं या मशीर हैं या उनके साबिक वज़रा हैं, उनका ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन ने मंजूर क्यों किए, ये उनका आइन से नाबल्दी, आइन से नावाकियत और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से वो बिल्कुल बेखबर हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार यही है कि जो ही कौमी असम्बली की स्पीकर की तरफ से इस्तीफे आए उसको डी नोटिफाई करें और इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अगर इन्होंने रुकवाने थे तो फिर ये हाई कोर्ट से रजू करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हुक्म जारी करते इलेक्शन के पाकिस्तान को कि इनकी डी नोटिफाई ना किए जाए। फिर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करने का रवादार नहीं था। तो ये है मामला आईनी और कानूनी। तो इलेक्शन कमीशन के तो बहुत इख्तियार ही नहीं है, जो भी आएगा मंजूर करेंगे। ये तो तमाम अपील करना, चैलेंज करना ये हाई जिम्मेदारी में आता है, हाई कोर्ट का ही है मैंडेट।
इलेक्शन कमीशन को मैंडेट नहीं। कंवर दिलशाद साहब साथ रहिए, शाइक उस्मानी साहब की राय भी इस पर ले लेते हैं। सर ये बताइएगा कि तहरीके इंसाफ के इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली मरहला वार मंजूर कर रहे हैं। क्या पीटीआई ने जो इस्तीफों का तरीका अपनाया है वो कानूनी था, और स्पीकर के इख्तियारात को आप कैसे देखते हैं, और क्या अब ये इस्तीफे वापस भी हो सकते हैं? सर शाइक उस्मानी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, अदालत के पास वैसे तो अदालत के पास महदूद इख्तियारात हैं। वो आइन की इंटरप्रिटेशन करना उनको आइनी जिम्मेदारी भी है, और उन्हें हर मरहले पर, हर बहरान के मौके पर, हर आइनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरप्रिटेशन दी, अपने फैसले दिए रियासत के मफाद में। अब अगर इनके हकायक को देखते हुए ये कहें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 8-9 महीने के बाद इस्तीफे कबूल किए हैं, तो ये उनकी बदनीति जाहिर करती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले को हल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब भी अगर वहाँ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसले के मुताबिक अब आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करके जो भी राह निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही मामला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं है। शाइक उस्मानी साहब, आपसे ये सवाल था कि ये जो तरीका अपनाया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्तीफों का, क्या ये कानूनी तरीका है, और अब ये जो इस्तीफे हैं क्या ये वापस हो सकते हैं? ये पॉसिबल है, ये ऑप्शन है क्या? बात ये है कि जो असेंबली से की सीट से रिजाइन करने के लिए एक जजमेंट ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चूंकि आमतौर से मेंबर्स पे प्रेशर डाल करके चीज़ें कराई जाती हैं जो वो नहीं करना चाहते, और उनकी अपनी जिम्मेदारी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है, तो इस सूरत में ये है कि उनको सामने अपेयर होना चाहिए स्पीकर के, और उसके सामने वो बात करें और फिर वो कंफर्म करें कि उन्होंने रिजाइन किया। ये एक तरीका है जो रिजाइन करने का। लेकिन यहाँ पर आपने देखा था कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है PTI, उसने इज्तिमाई एक इस्तीफा एक कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दे दी और इज्तिमाई दे दिया। अब वो आइन के मुताबिक तो नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने स्पीकर साहब ने ये चीज़ बयान की जो मैंने पहले बयान की है, और कहा कि मैं ये करूँगा, और फिर उन्होंने कुछ इस्तीफे जो है मंजूर कर दिए। किस बेसिस पे ये मुझे मालूम नहीं। अब उसको स्पीकर साहब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये यकीनन वो कह सकते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें मौका दिया जाए कि हम उसको वापस दें। ठीक है, साथ ही रहेगा शाइक साहब। कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि पीटीआई तो अब ये कह रही है कि अदालत से रुजू करेगी, आप क्या समझते हैं इस मामले के क्या इम्कानात हैं? अब अदालत के पास वैसे तो अदालत के पास महदूद इख्तियारात हैं। वो आइन की इंटरप्रिटेशन करना उनको आइनी जिम्मेदारी भी है, और उन्हें हर मरहले पर, हर बहरान के मौके पर, हर आइनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरप्रिटेशन दी, अपने फैसले दिए रियासत के मफाद में। अब अगर इनके हकायक को देखते हुए ये कहें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 8-9 महीने के बाद इस्तीफे कबूल किए हैं, तो ये उनकी बदनीति जाहिर करती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले को हल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब भी अगर वहाँ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसले के मुताबिक अब आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करके जो भी राह निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही मामला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं है। शाइक उस्मानी साहब और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, ये जो एक इस्तीफ़ों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 43 मजीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, जो कि बज़ाहिर अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। लेकिन अब ये जो इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं मरहला वार सही, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। आप क्या समझते हैं सर? बड़ा अपसेट वो तो जो होना था वो अब हो गया। इस्तीफे तो सारे मंजूर हो गए, लेकिन देखिए कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत होनी चाहिए। लेकिन उसके बिल्कुल उलट वो अपने अपने मुफादात की सियासत खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 माह अदालतों तक चली गई कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए।
स्पीकर साहब गैर आईनी काम कर रहे हैं, हमने इस्तीफे दिए हुए मंजूर नहीं कर रहे। फिर इन्होंने कहा हम ग्रुप बना के जाएंगे और सारे बोलेंगे इमरान खान जलसों में बुरा भला कहते रहे कि हमारे इस्तीफे दिए हुए मंजूर नहीं कर। और जब हुकूमत के ऊपर टाइम था कि इस्तीफे मंजूर करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते, वो भी 10 माह इस्तीफे रोक के बैठे रहे। ये दूसरी दफा तहरीक इंसाफ ने ये सियासत के लिए 2014 के धरने के दिनों में उन्होंने ये किया था, इस्तीफे देकर बाहर बैठे रहे थे और फिर हुकूमत भी इस्तीफे रखे रहे, उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए और आखिरकार पीटीआई वाले उनको ख्याल आ गया कि हमें वापस कौमी असेंबली के अंदर जाना चाहिए, वापस चले गए। इस दफा फिर उन्होंने वही तरीकाकार अपनाया, इस्तीफे देकर बाहर बैठकर सारों को गालन गलौज कर चोर डाकू करार देकर 10 माह हमने इस पार्लियामेंट में जाना नहीं है, नया मैंडेट लेना है। और अब उन्हें ख्याल आ गया कि हमें अचानक वापस जाना है। अब वापस जाने की बात थी तो अब हुकूमत को बड़ा दिल करके इनको आ जाने देना चाहिए था, ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह डिस्कस करके ये 4-6 माह में इलेक्शन का शेड्यूल तय कर लेते। लेकिन ये तो सुलझे हुए और महजब तरीकाकार की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं करीब से गुजरा नहीं है। जब पीटीआई की सियासत उन्हें ये नजर आई कि ये कौमी असेंबली में वापस इसलिए आना चाहते हैं कि निगरान सेटअप में ही अपना हिस्सा ले सकें और दबाव बढ़ा सकें हुकूमत के ऊपर, तो उन्होंने फौरी तौर पर 35 और फिर भी अभी लगा कि नहीं इनके मुनहरिफ अराकीन की तादाद कम है, इनकी तादाद ज्यादा है, तो आज जो बाकी रह गए तो उनकी भी। ठीक है, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा शाइक उस्मानी ने हमारा साथ दिया और कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तीनों का बेहद शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजलास इस वक्त जारी है, ताशकंद आपको लिए चलते हैं। $30 billion as a result of these floods. Pakistan's urgent priority right now is to ensure rapid economic growth and lift millions out of destitution and hunger. I am grateful to member countries for supporting the flood-affected people in Pakistan, and we will not only build back better, but do so in a climate-resilient manner. Excellencies, we welcome the proposal of the Republic of Uzbekistan for the establishment of a high-level dialogue platform on environmental cooperation within the framework of the ECO, as mentioned in the agenda of today's meeting. We believe that it is a very opportune and sagacious decision to take a collective approach to address the issues that concern all of us, our region, where most of our economies are directly dependent on weather patterns and are the most affected by the effects of climate change. The issue of climate cooperation is very significant. We need to develop a time-responsive, well-funded and strategically robust emergency response mechanism within the region to respond to such crises in the future. I would urge, comprising 8 million square kilometers and half a billion population, roughly 15% of the world's population, carries a share of only 2.2% in global trade. Moreover, our interregional trade is less than 8% of the region's aggregated and is in stark contrast to other regional groups such as the European Union, where the interregional trade stands over 70%. Surely on the global and regional level, there is far more economic potential for us to unlock and to the benefit of our peoples and our countries. The regional preferential trade framework among the ECO members would help us in enhancing economic cooperation. If we are able to harmonize our trade policies and procedures, establish better infrastructure and set our objectives on achieving free movement of goods and services through liberalization of trade, we will be able to significantly increase our interregional trade volume many-fold. Mr. Chairman, the ECO trade agreement is a landmark preferential trade arrangement aiming at lowering tariffs in our region over an agreed timeframe. As the coordinating country of the ECOTA, Pakistan attaches great importance to its early implementation. We hope that the ECOTA tariff concessions will take effect soon. We urge all contracting parties to take a broader and more holistic view of the matter. Pakistan at its end will continue to accord high priority to trade promotion and facilitation within the ECO framework. Excellencies, ECO Vision 2025, adopted during the 13th ECO Summit in Islamabad, is a key document that guides us towards increasing interregional trade
drives us towards increasing interregional trade, regional activity, operationalizing Egypt's transport. इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 26वां इजलास वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि ख़ित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अहम खिताब किया गया है और आपको ये बता दें कि उनकी जानिब से कहा गया है गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का अब सामना करना पड़ रहा है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 26वां इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि ख़ित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर आलमी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करने का वक्त है। हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि कमीशन में पेश हों? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान मेंबर KP इकरामुल्लाह का सवाल। कहा, हम वारंट निकालते हैं तो हाईकोर्ट मुअत्तल करता है, फिर कहता है कि कार्रवाई भी जारी रखें। PTI रहनुमा नहीं आते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। मुआविन वकील नवीद अंजुम ने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा समाअत पर PTI रहनुमा पेश होंगे। समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आपको बता दें कि हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे, ये इस्तफसार किया गया है। साथ ही कहा, क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि कमीशन में पेश हों? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान ये अहम सवालात उठाए गए हैं। वेलकम बैक। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों को खुली बगावत और हराम करार दे दिया है। अपने वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान जैसा दस्तूर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। मुसल्लह कार्रवाइयों को नाजायज समझते हैं और उनकी तायद नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है कि जो मुसलमान है उसका दस्तूर उसके मुसलमान होने की गवाही देता है और ऐसा दस्तूर है जो दुनिया में किसी और मुल्क के अंदर नहीं पाया जाता। ऐसा दस्तूर अल्लाह ने तबर में, लिहाजा इस रियासत के खिलाफ कोई मुसल्लह कार्रवाई हमारी नजर में खुली बगावत है, हराम है, नाजायज है। हम कभी उसकी तायद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का तौसी मंसूबा 3 साल से ताखीर का शिकार है। रोजाना मुसाफिर घंटों अजियत का शिकार होते हैं। वहीं इर्द गिर्द आबादी में फिजाई आलूदगी से बीमारियां भी फैल रही हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। इमरान दौर में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तोसी का बड़ा मंसूबा शुरू हुआ और लटक भी गया। 2020 में काम का आगाज करते हुए दावा किया गया था कि तोसी मंसूबे का एक हिस्सा 7 माह और दूसरा 15 माह में मुकम्मल होगा, लेकिन 2 साल बाद हुकूमत चली गई, मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। इसीलिए तो शहरी इमरान दौर को कोसने देते नहीं थकते। उन्होंने एक ईंट का पत्थर तक हाथ नहीं लगाया। आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, रोड कुछ भी हो, उनका यही मशवरा था, घबराना नहीं है। मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है और जब इधर बारिश होती है तो इतना हो जाता है कि पैदल चलने का रास्ता नहीं होता है। बच्चों को छोड़ना, ले जाना, आना, इस वक्त सिलसिला जो है ना वो ऐसे ही है कि जिस तरह किसी पुरसरात के पुल से गुजरते हैं। निजी कंपनी ने बरवक्त काम पूरा करने की बजाय ठेके की रकम बढ़ाने का मुतालबा कर दिया, जिस पर CDA ने ठेका सरकारी कंपनी FWO को दे दिया और अब इस मंसूबे की तकमील के लिए अप्रैल 2023 की डेडलाइन मुकर्रर है। डेडलाइन में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए और काम अभी बहुत, यानी वक्त कम और मुकाबला सख्त। एक्सप्रेस वे तोसी मंसूबे की सुस्त रवि में CDA के वादे और दावे अपनी जगह, लेकिन शहरी आज भी धूल मट्टी, अजियत और परेशानी झेलने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। शहजाद अली की रिपोर्ट हमने मुलाहिजा की है, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शहजाद, बड़ी तफसीली रिपोर्ट हमने आपकी देखी है, बताएगा कि इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है वफाकी तरक्याती इदारे का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ CDA ऑफिस इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान CDA आसिफ अली रज़ा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि एक्सप्रेस वे मंसूबा जो है एक्सटेंशन,
उसे 7 और 15 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन आज भी वो मंसूबा जो है वो ज़ैर तमीर है। पहला कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइस हाइक हुई मुल्क में डॉलर की वजह से, जो हालात थे महंगाई की वजह से, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी प्राइस एस्केलेशन को एडजस्ट किया जाए। जबकि CDA ने उनको प्राइस एडजस्ट नहीं की, तो हमारा जो उसी कॉस्ट के ऊपर जो PC1 में कॉस्ट दी गई थी, उसी 1 पे हमने ये ठेका FWO को अवार्ड कर दिया गया। और FWO चूँकि एक बड़ा मेजर डेवलपर है, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ स्टील के इनका जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। तो इस वजह से FWO को अवार्ड किया गया और FWO इसके ऊपर विलिंगली इसमें काम कर रहा है और इंशाल्लाह इसको अप्रैल तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। CDA लॉज में ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो मंसूबे अधूरे छोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ अमल में लाते हैं आप लोग? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लास की स्टिपुलेशंस के ऊपर होता है। अगर इस तरह के इस वाले केस में वो उसको जो था एक्सेप्टेबल नहीं था, वो छोड़ के चला गया, तो CDA इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है तो उसके जो है ब्लैक लिस्ट, फाइन, ये चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दी जाती है। स्पेसिफिक केस टू केस ये वेरी करती है चीज़। जी, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ साहब और इनका ये कहना है कि जो अप्रैल की डेडलाइन दी गई है अब CDA की जानिब से, उसमें ये मंसूबा जो है वो बिल्कुल मुकम्मल होगा। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी में रद्दोबदल का फैसला कर लिया है। काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का इंदिया भी दे दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, यही कहा जा रहा था कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, लेकिन अभी ये खबर सामने आई है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला था तोशाखाना पॉलिसी का, जो कि काबीना इजलास में इस रिकॉर्ड पब्लिक करने के मामले का जायजा लिया गया और काबीना अरकान की अक्सरियत ने इस मालूमात तक आवाम को रसाई देने की सिफारिश कर दी है। तमाम रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक होना चाहिए। वज़रा की जानिब से ये सिफारिश सामने आई है और तोशाखाना पॉलिसी में मामूली रद्दोबदल का जो फैसला किया गया है। रिकॉर्ड पब्लिक करने की बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। कौन से हुक्मरानों ने कितने तहफ़ लिए और कितनी रकम अदा की, ये सब कुछ पब्लिक होगा। और जो तोशाखाना से मुताल्लिक वज़ारती कमेटी की सिफारिशात उसको भी सामने रखा गया, उसकी मंजूरी ली गई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हर मामले को शफाफियत यकीनी बनाएंगे। और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया है। तोशाखाना के तवाइफ जो के बैरून ममालिक से मिलते थे, उसमें साबिक अदवार का भी उन्होंने इमरान खान के दौर का भी हवाला दिया। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर बहस मुबाहिसे के बाद इस पॉलिसी में तब्दीली की जो है वो मंजूरी दे दी गई है और तोशाखाना पॉलिसी का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। और अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील ब्रेक डाउन के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी है। इसी सिलसिले में बात करेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइए आप इस वक्त किस इलाके में हैं और इस इलाके की क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अल सुबह बिजली की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त भी शहर के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यारू गोट का इलाका, सुरजानी टाउन का, जहाँ पर बिजली आई थी लेकिन एक बार फिर जा चुकी है और अब किसी को नहीं मालूम कि अब इसकी वापसी कितने बजे और कितनी देर में होगी। यहाँ पर एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे। हमने सारी रात जाग के तकरीबन गुजारी है और यहाँ हम बैठे हुए थे। बाहर अगर आप देखना चाहें तो हमने लकड़ियाँ जला के बैठे थे, क्योंकि घर में अंदर मच्छर और अंधेरा और बड़ा अजीब व गरीब समा था। यहाँ चोरी चकारी डकैतियाँ भी, वारदात भी बहुत होती है, पर क्या रह रहे मुश्किलात के अंदर परेशानी। खातून का कहना है कि हालात ख़राब है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, क्योंकि दावा ये किया गया था कि 24 घंटे के बाद बिजली की बहाली आएगी। यकीनन कुछ इलाकों में अल सुबह लाइट आना शुरू हुई थी, 3:54 पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल भी हुई, लेकिन उसके बाद देखा गया कि चाहे वो नॉर्थ कराची का इलाका हो, ज़िला गरबी का इलाका हो, शर्की का इलाका हो, वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि बिजली आई थी लेकिन उसके बाद एक बार फिर जा चुकी है। और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है। जी, खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और क्रिकेटर शादाब खान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। ऑलराउंडर का निकाह सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ। क्रिकेट सीजन ऑफ हुआ तो खिलाड़ियों की शादियों का सीजन शुरू हो गया। क्रिकेटर शादाब खान भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादाब का निकाह कौमी टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से हुआ। शादाब ने ट्वीट किया कि ये उनकी जिंदगी का बड़ा दिन है। क्रिकेट के आगाज पर ही फैसला किया था कि फैमिली लाइफ को अलग रखूंगा। उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। अजराहे मजाक लिखा, अगर कोई सलामी भेजना चाहता है तो अकाउंट नंबर भेज दूंगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मुबारकबाद देते हुए लिखा, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। हसन अली ने ट्वीट किया, अपने दोस्त के निकाह पर बेहद खुश हूँ। वहाब रियाज, शर्जील खान
और हारिस रऊफ ने भी शादाब को मुबारकबाद दी। और शादी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर के KL राहुल शादी के बंधन में बंध गए हैं। अदाकारा अथिया शेट्टी को जीवन साथी बना लिया है। अथिया शेट्टी मारूफ बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। शादी की इस्तकबालिया तकरीब मुंबई में होगी, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों समेत शोबिस शख्सियात शिरकत करेंगी।